हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे हैं आज आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के पेपर का एनालिसिस। और उसमें हम करने जा रहे हैं आपकी माइनर टेस्ट 8 का एनालिसिस, जो हुआ था आपका 29 जून 2025 को। इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले हमने किया था आपका माइनर टेस्ट 7 का एनालिसिस, जिसका वीडियो अपने प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ में हम बता देता हूँ यहाँ पर आपका ये आपका ग्रुप बी का टेस्ट है। ग्रुप बी का मतलब समझ रहे हो आप? ग्रुप बी का मतलब क्या था आपका? तो ग्रुप ए के अंदर आप क्या था आपका ग्रुप, मैंने जब बताया था आपको, ग्रुप ए के अंदर आप माइनर टेस्ट 1 से 4 तक थे। माइनर टेस्ट 1 से 4 तक, फिर इन माइनर टेस्ट 1 से 4 तक का रिवीजन टेस्ट हुआ आपका। ठीक है, रिवीजन टेस्ट हुआ, उसको क्या बोलते हैं आपके मेजर टेस्ट 1। ठीक है, मेजर टेस्ट 1, इसका एनालिसिस किया हमने, इन 4 टेस्टों का एनालिसिस किया। फिर ग्रुप 2 की बात करें तो माइनर टेस्ट 6, माइनर टेस्ट 7 और माइनर टेस्ट 5, माइनर टेस्ट 6 और 7 और 8। ठीक है, ये आज आपका 8वां टेस्ट है, यानी ग्रुप बी का अंतिम टेस्ट है। और इसके बाद में आपका होगा मेजर टेस्ट 2। मेजर टेस्ट 2 होगा एनालिसिस, जो आपका इन 5 टेस्ट होगा, यानी इन 4 टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट होगा। ठीक है, कॉमन टेस्ट होगा, वो होगा। आज करें माइनर टेस्ट 8। माइनर टेस्ट 8 में क्या क्या टॉपिक आएंगे आपकी? आपका टॉपिक होगा पहला अधिगम, यानी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी, उसके टॉपिक आपके। और दूसरे टॉपिक हो गया आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। में कौन से होंगे आपके? महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप व महासागर टॉपिक होगा। ठीक है, आज तो अधिगम की होगी। अधिगम की टॉपिक जो सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे। प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन आपकी सेकंड ग्रेड जो आपकी जो संस्कृत विभाग की एग्जाम हुई है, साथ ही आपके जो रीट में जो क्वेश्चन आए, वो सभी क्वेश्चन इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये टेस्ट है। साथ में जो ऑप्शन दिए गए वो भी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन ही है। प्रत्येक ऑप्शन को उसी प्रकार से करेंगे, प्रत्येक चीज़ को समझेंगे, हर चीज़ को ऐसे जो आपका आरपीसी का जो बदलता पैटर्न है उसके अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 8 की। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो सॉल्यूशन अच्छे लगे देखने के बाद तो क्लास को लाइक करिए, कमेंट में बताएं, और कोई भी कमी हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अगली टेस्ट में उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका माइनर टेस्ट 8 का? पहला क्वेश्चन आया था आपका, सीखने का कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? तो सीखने का कौन सा नियम है जो पूर्णतः आपके स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, विकासात्मक या संरचनावादी? तो कौन सा जगह आंसर? आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा आपका? व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें आपकी, तो मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूँ। पहले बात करते हैं इस सिद्धांत के जो प्रमुख सिद्धांतकार कौन थे आपके? प्रमुख सिद्धांतकार वो कौन थे आपकी? वो थे एक तो आपके जे.बी. वाटसन, जो बार बार पूछा जाता है। और व्यवहारवाद के प्रतिपादन कौन थे? पिता कौन थे आपके? जे.बी. वाटसन। इनके साथ एक वैज्ञानिक और थे कौन? आपका बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर। और इन्होंने माना कि जो स्पष्ट व्यवहार है वो सिर्फ व्यवहारवादी के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत प्रेरक अनुक्रिया पर आधारित था। जो व्यवहारवादी सिद्धांत था ना आपका, यह सिद्धांत किस अनुक्रिया पर आधारित था? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यह सिद्धांत था आपका प्रेरक अनुक्रिया पर आधारित था। प्रेरक अनुक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। वही बात करें अन्य ऑप्शनों की, तो दूसरा ऑप्शन देखें तो आपका संज्ञानवादी। संज्ञानवादी की बात करें तो आप ये आधारित था किस पर? आपकी मानसिक क्रियाओं पर। इन्होंने माना कि जो सीखना है वो किससे सीख सकते हैं? मानसिक क्रियाओं के माध्यम से सीख सकते हैं। ऐसा किसने माना? आपके संज्ञानवादियों ने। सिद्धांत की बात करें, संज्ञानवादी का प्रमुख सिद्धांत आप जीन पियाजे को याद कर सकते हो। और वही बात करें विकासात्मक सिद्धांत की बात करें, तो विकासात्मक में भी आप जीन पियाजे को बहुत तरीके से याद कर सकते हो। जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो इस पर आधारित था। और विकासात्मक सिद्धांत की बात करें तो सीखना इन पर निर्भर था। सीखना आपका आयु व विकास की अवस्थाओं पर था। विकास की अवस्थाओं पर निर्भर, अवस्थाओं पर निर्भर। वही देखो, हम बात करें संरचनावादी की, तो संरचनावादियों की बात करें तो संरचनावादी को वैज्ञानिक नाम याद करें तो विल्हेम वुंट को याद कर सकते हैं।
इनके साथ साथ इनके साथ कौन थे आपके टिचनर को याद कर सकते हैं, मैंने कल भी बताया था आपका टिचनर। ठीक है, और ये आपका संरचनावादी क्या मानते थे आपकी सीखना, ये मानते थे आपके आंतरिक अनुभवों पर आधारित। तो सीखना है वो किस पर निर्भर करता है, आपके आंतरिक अनुभव पर निर्भर करता है, ये संरचनावादी मानते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है था आपका, अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक, तो इसको समझते देखो, अधिगम एक प्रविधि है, तथ्यों को याद करना नहीं, तथ्यों को याद करने की एक प्रविधि नहीं होती है अधिगम। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने नहीं, यह भी नहीं होता। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, जो अधिगम एक प्रविधि है वो किसी है आपकी, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। काफी बार रिविजन हो चुका है, यानी काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, सीधा यही ऑप्शन आते हैं और बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की एक प्रविधि है क्या आपका, अधिगम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका आपका, क्रॉनिकरो का, पियाजे का, स्किनर का या कॉलर का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्किनर का ये कथन है। ठीक है, करो ने क्या कहा था अधिगम के बारे में, देखो करो ने कहा था कि आदतों ज्ञान व अभिवर्तियों, आदतों ज्ञान व अभिवर्तियों का अर्जन अधिगम है। ये किसने कहा, आपकी करोनी। वही बात करिए हम आपकी कॉलर का सिद्धांत की बात करिए, कॉलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपकी, कुछ सोच का सिद्धांत। देखो यहीं से पकड़ना स्टार्ट कर दो इसको, ऑप्शनों को, और आगे आपका क्वेश्चन भी आएगा कॉलर के बारे में, तो आप आराम से कर दोगे यदि यहाँ पर आपको पता है। ऑप्शन देखोगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सोच का सिद्धांत किसने दिया था, आपके कॉलर ने दिया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन की बात करनी है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं आजकल आरपीएससी में, ऊपर तो दिया जाता है असत्य और नीचे की लाइन में पूछा जाता है सत्य। तो कुछ दोस्त क्या कर जाते हैं, ऊपर वाला समझ लेते हैं असत्य और ऑप्शन में असत्य कराते हैं। लेकिन देखो ऊपर वाला असत्य दे रखा है, नीचे सत्य दे रखा है, तो आपको सत्य वाले ऑप्शन करने हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद करना है। देखो क्या है आपका, अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। तो आपके अधिगम की प्रकृति के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा आता है और पूछा भी जाता है आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर। तो यहाँ पर देखो अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद, ये तो आपका बिल्कुल राइट है, सत्य कथन है और बार बार आपकी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम कैसे होती है आपकी, सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल राइट। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, अधिगम का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, व्यापक होता है। और ये आप लाइन भी आपकी बार बार आ चुकी है एग्जाम में, यदि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकालते हो तो आपको ये देखने को मिला है। चौथा ऑप्शन देखो, ये 3 तो आपके सही है, तो हमें क्या पूछा असत्य, तो तीनों सही है, आपको याद है, तो आंसर तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो मूल प्रवर्ती एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन को अधिगम माने जाते हैं, नहीं माने जाते। क्यों नहीं माना जाता, देखो जो अधिगम मूल प्रवृत्तियां हैं वो कैसी होती है आपकी, जन्मजात, कैसी होती है आपकी, जन्मजात। ठीक है, और जो जो आपके जन्मजात होती है और मूल प्रवृत्तियां जो अधिगम का हिस्सा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी आपकी, ये अधिगम का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये जन्मजात होती है। क्यों होती है, देखो अधिगम है ना अपना, अधिगम क्या होता है आपका, अधिगम आपके अनुभव पर आधारित होता है, अनुभव पर आधारित, जो आपके ऊपर प्रगति दिखी देखो देखो आप आधारित होता है, इसलिए जन्मजात होती है उनके साथ अधिगम नहीं होता है। ठीक है, जो जन्मजात मूल प्रवृत्ति है उनके साथ अधिगम का हिस्सा नहीं होती है। वही बात करें हम, जो मूल प्रवृत्तियों की, जो मूल प्रवृत्तियां है आपकी कितनी है आपकी, 14, 14 मूल प्रवृत्तियां। और ये किसने बताई थी आपकी, प्रवृत्ति है, और ये किसने बताई थी आपकी 14 मूल प्रवृत्ति, विलियम मैकडूगल, मैकडूगल। और मैंने कल आपकी क्लास हुई थी आपकी माइनर टेस्ट 7, तो मैंने विलियम मैकडूगल के बारे में बताया था कि इनके ये प्रतिपादक किसके थे, तो ये याद करना, प्रतिपादक थे ये प्रकार्यवाद के, सॉरी प्रयोजनवाद के। तो विलियम मैकडूगल किससे थे आपके, प्रयोजनवाद के। एक मिनट इसको सही लिखता हूँ,
किससे संबंधित है आपकी? प्रयोजनवाद से। प्रतिवाद कहता है ये संबंधित है आपके प्रयोजनवाद का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 की मूल प्रवृत्तियां व प्रतिक्षेप क्रिया है के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने नहीं जाते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां और जो प्रतिक्षेप क्रिया है वो क्या होती है? आपकी जन्मजात होती है, और जन्मजात होने के कारण ये अधिगम का स्थान नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्लासिक अनुबंधन की रूपावली जिसमें यूसीएस पहले तथा सीएस बाद में आता है उसे कहा जाता है आपका विलंबित अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, पिछड़ा अनुबंधन या समकालिक अनुबंधन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5वें ऑप्शन नंबर 3, पिछड़ा अनुभव। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वही बात करें हम क्लासिकल अनुबंधन की, तो क्लासिकल अनुबंधन की बात करें यहाँ पर, तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत की बात करें तो कौन थे आपके? इवान पावलोव। कौन थे आपके? इवान पावलोव। वही बात करें हम इसके अन्य नाम की, इस सिद्धांत के अन्य नामों की बात करें हम, तो अन्य नाम की बात करें तो कौन, क्या बोला जाता है इसको? प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन भी बोला जाता है। क्या? शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने प्रयोग किया था आपके कुत्ते के ऊपर, कुत्ते पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। वही बात करिए, देखो इसमें जो समकालिक अनुबंधन दे रखा है, क्या दे रखा है आपका? समकालिक अनुबंधन। इसका मतलब क्या है आपका? जो आपका अनुबंधित 4 बताए थे आपके, अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपक साथ साथ दिए जाते हैं, साथ साथ दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? आपके समकालिक अनुबंधन। ये देखो आपके 4 बताए थे, जो आपके जो इवान पावलोव थे इन्होंने 4 बताए थे। ये तो आपके अग्रगामी अनुबंधन, एक दूसरा आपका पश्चिमगामी अनुबंधन, और अग्रगामी अनुबंधन के अंदर इन्होंने 4 बताए थे, 3 बताए थे। कौन कौन से आपके? जो समकालिक अनुबंधन, विशेष अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं समझा दूंगा उसको। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की हम। देखो, वाटसन द्वारा अल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है? विलोप का, विभेदन का, स्वतः का, या उद्दीपक सामान्यकरण का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, उद्दीपक सामान्यकरण का। वही बात करें हम वाटसन, पहले तो देखो वाटसन की बात करें तो वाटसन किसके जनक थे? आपके व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक थे आपके। वाद सिद्धांत किसने दिया था? आपके वाटसन दिया था। और जो अल्बर्ट था, अल्बर्ट कितने माह का बच्चा था? आपके 11 माह का बच्चा था, 11 माह का बच्चा। और इस पर कैसा प्रयोग किया? देखो इन्होंने बच्चे पर प्रयोग किया, एक खरगोश लिया। ठीक है, खरगोश के पास इस बच्चे को, अल्बर्ट नाम था, इस खरगोश के पास इस बच्चे को बिठाया, और इनके साथी थी वाटसन की रेनी। उसने क्या की? जैसे जैसे खरगोश के पास बच्चा जा रहा था वैसे वैसे उसने डरावनी आवाज़ें निकाली। ठीक है, और तो डरावनी आवाज़ें निकाली तो बच्चा इस खरगोश से डरने लगा। ठीक है, और खरगोश कैसा था? सफ़ेद कलर का, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इस सफ़ेद कलर के खरगोश से डरने लगा बच्चा। अब बच्चा क्या करा? जो किसी भी जो सफ़ेद कलर की चीज़ें होती हैं उनसे वो क्या हो जाता है? डरने लग जाता है। और कालांतर में उसके साथ ऐसा हुआ कि जो भी वो सफ़ेद चीज़ें थी, वस्तुएं थी, उन सभी से वो डरने लगा। तो सभी वस्तुओं से डरने लगा, यानी सफ़ेद कलर की जितनी भी वस्तुएं थी उन सभी से डरने लगा। वही कहलाता आपका उद्दीपक सामान्यकरण। और जो आपका सफ़ेद खरगोश से डरने लगा वो था आपका उद्दीपक, जो आपका अनुबंधन, अनुबंधन जो शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव के सिद्धांत का पालन करता है ये सिद्धांत, तो उसे संबंधित था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और इस प्रयोग को क्या कहा जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो इस प्रयोग को अन्य नाम प्रयोग को जाना जाता है आपके लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जिस पुनर्बलन अनुसूची में से
प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पहले देखो आपका आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, सतत पुनर्बलन अनुसूची, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची या अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। तो जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपके सतत पुनर्बलन अनुसूची। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। वही आपकी पुनर्बलन अनुसूची की बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन थे आपके? प्रतिपादक थे आपके स्किनर। और स्किनर की बात करें, स्किनर की कौन सी सिद्धांत से संबंधित है? ये आपकी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक है, और ये सिद्धांत कौन सा था आपका? इसी सिद्धांत के अंदर जो आपका जो सतत पुनर्बलन अनुसूची वाला है, ये सिद्धांत आपका सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। स्किनर का यही आपका सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, अनुकूलन सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता तो वे कमजोर होते हैं। कहलाता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या सादृश्य का नियम। तो क्या कहलाता है आपका? प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें इन अभ्यासों की, जो प्रभाव का नियम थे, ये किसने दिया था आपके? थॉर्नडाइक। जब थॉर्नडाइक की बात करें, इन्होंने क्या दिया था आपके? 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। 3 मुख्य नियम कौन से थे आपके? ये तो अभ्यास का नियम एक, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा आपके प्रभाव का नियम, और जो आपकी सादृश्यता का नियम है वो कौन सा आपका? गौण नियम है। इसके अलावा आपके बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, ये सभी गौण नियम थे, बाकी 5 वो याद कर लेना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक नैमित्तिक अनुबंधन? देखो नैमित्तिक अनुबंधन बार बार आपके एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है? अरुचिकर अनुबंधन, व्यवहार परिमार्जन, क्रमबद्ध असंवेदीकरण, प्रशिक्षण का स्थानांतरण। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा आपका 9वीं, व्यवहार का परिमार्जन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आई.पी. पावलोव, बी.एफ. स्किनर, ई.एल. थॉर्नडाइक, सी.एल. हल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का? ऑप्शन नंबर 2 बी.एफ. स्किनर की ये पुस्तक है। ठीक है, वही बात करें हम थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी है आपकी? ये तो आपका एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। दूसरी कौन सी आपकी? इसके अलावा दूसरी पुस्तक है इनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, वही बात करें आपकी, देखो सी.एल. हल, सी.एल. हल की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है आपकी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था आपकी प्रबलन का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं आपकी? चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसे गणितीय सिद्धांत भी बोलते हैं, गणितीय सिद्धांत। ठीक है, और वही बात करें हम आई पावलोव हमने देख लिया आपके शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। किस संबंधित है आपके? शास्त्रीय अनुबंधन से। देखो आप भूल नहीं पाओगे, बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, यानी कि बार बार चीज़ें आपके सामने आ रही है तो ये आपके दिमाग में यही छप जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। देखो अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम
इस प्रकार है। देखो अभी आपको शास्त्रीय अनुबंधन बताया मैंने, पीछे का क्वेश्चन था आपका 10वां। देखो शास्त्रीय अनुबंधन आईपी पावलोव, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको शास्त्रीय अनुबंधन आपके दिमाग में आएगा, और जैसे दिमाग में आएगा तो अगला क्वेश्चन उसी पर डिपेंड था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको पता ही, आपने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हो चुका है। आईपी पावलोव वाला जो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए। तो पहले क्या आएगा इसमें, आपका सी एस आएगा, और सी एस के बाद में सी आर आएगा, फिर आपका यू आर आएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए 12 क्या आता है आपका, बारह क्वेश्चन था आपका, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, इनमें से किस सिद्धांत के को यह इंगित करता है। हल्का प्रबलन सिद्धांत को करता है, नहीं। गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत का ये प्रयोग करता है। गुथरी के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने आपके अधिगम का सामीप्यता का सिद्धांत ही बोलते हैं इसको, अधिगम सामीप्यता का सिद्धांत। अधिगम सामीप्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। और इसने देखो प्रयोग इस पे किया था, देखो प्रयोग याद रखना, प्रयोग भी पूछा जाता है। इसने प्रयोग किया था आपके बिल्ली के ऊपर, किस पे किया था, बिल्ली के ऊपर, ठीक है। और बिल्ली के ऊपर ही किसने किया था, देखो बिल्ली के ऊपर भी यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज होते हैं। बिल्ली पर और भी किया था, बिल्ली पर आपके थॉर्नडाइक ने भी किया था। थॉर्नडाइक ने भी किस पे किया था, आपके प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली के ऊपर, ठीक है। साथ साथ आप याद रखो सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, सीखने का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो किसका था, आपका कुर्टलेविन का, कुर्टलेविन। तो वो सभी सिद्धांत भी आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। स्किनर का हमने देख लिया, प्रबलन का सिद्धांत, इसे क्या बोलते हैं, आपकी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन भी बोलते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। और स्किनर किससे संबंधित है, आपके व्यवहारवाद से, क्योंकि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या था आपका। देख क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, यूरेका अथवा अहा अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, कॉलर से, बंडोरा से, पावलोव से, वाटसन से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कॉलर का। तो आंसर हो जाएगा कॉलर। कॉलर का यानी सिद्धांत कौन सा था आपका, मैंने देखो पहले क्वेश्चन में बताया था आपका सूझ का सिद्धांत, याद आ गया ना वहां पर, ऐसे कनेक्ट होते हैं क्वेश्चन। सूझ का सिद्धांत, और संबंधित किससे थे, ये आपके कॉलर थे। वो किस सिद्धांत से संबंधित थे, किस वाद से संबंधित है, ये बार बार पूछा जाता है आपके गेस्टाल्ट वाल्स, गेस्टाल्ट वाद से संबंधित है ये आपकी। वही बात देखो आपकी जो सूझ है, इन्होंने क्या बोला था, तो जो सूझ है ना, सूझ सूझ अचानक विकसित होती है, अचानक विकसित होती है, अचानक विकसित होती है। इसे ही इन्होंने, जो अचानक सूझ विकसित होती है, इसे इन्होंने यूरेका अथवा आहा अनुभव कहा है, किसे, जो अचानक जो सूझ विकसित होती है इसे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। वही देखो बंडरा पावलोव का हमने देख लिया सिद्धांत, कौन सा था आपका, शास्त्रीय अनुबंधन। वाट्स व्यवहारवाद से देख लिया हमने। वहीं आपका न्याय है आपका कौन सा, आपका बंडुरा। तो बंडुरा किस सिद्धांत से संबंधित है, आपकी सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। एक ये चीज याद करवा दूंगा मैं आपको यहीं पर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। और कलाम की जो टेस्ट सीरीज है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि पूरा टॉपिक कवर हो जाता है हमारा कि हमको याद है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर देखो बंडुरा, देखो बंडुरा की बात कर रहे थे और 14वां क्वेश्चन भी बंडुरा का आ गया। किससे संबंधित है बंडुरा, आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दो बार लिख लो यहाँ पर ताकि दोबारा आपको याद हो जाए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और इम्पोर्टेंट क्यों है आपका, क्योंकि इनका क्रम बार बार पूछा जाता है,
ये तत्व भी पूछे जाते हैं। और इनका क्रम है, क्रम रट लेना, रट लेना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम पूछा क्या था आपकी किसमें, जो 2023 में जुलाई में दोबारा हुआ था ना आपका, जुलाई, जैसे नया एग्जाम्पल की बात करें तो जुलाई 2023 में जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें दोबारा ये पूछा गया था, यही क्वेश्चन था पूरा, ठीक है। और ये सेम बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन की। वहीं मैं बता देता हूँ, मैं रीट में पूछा था आपकी, रीट 2021 के अंदर। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद है तो आराम से कर सकते हो। तो देखो सर, इनको एक चीज़ और याद करना, इनको देखो इंग्लिश में याद करना आप, इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में बोलने के तो और चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका अवदान, पहले चोट आएगा आपका अवदान, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा अवधान। सबसे पहले एक नंबर पर कौन आ गया, अवधान। और अवधान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अटेंशन। दो नंबर पर कौन आएगा आपका, दो नंबर पर आएगा आपका स्मृति। और स्मृति क्या बोलते हैं आपकी, मेमोरी। तीन नंबर पर क्या आएगा आपका, अनुकरण या धारणात्मक, अनुकरण। क्योंकि इनके नाम अलग अलग आ गए, देखो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा नाम, इसलिए मैं दूसरे नाम भी इनके साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एमिटेशन, एमिटेशन होता है, ठीक है, एमिटेशन। वही आपकी लास्ट होता है आपका अभिप्रेरणा। चौथा कौन सा आएगा आपका, अभिप्रेरणा, डी लास्ट में आएगा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको क्या करोगे, इंग्लिश में याद करोगे। बाकी हिंदी में तो कोई अलग नाम भी आ सकते हैं, जैसे आपकी स्मृति आ गया, अनुकरण आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो आंसर हो जाएगा आपका, पहले जो कौन आएगा मैंने बताया था, अवदान, एक नंबर पर बी आएगा। तो देखो एक नंबर भी आपको याद है कि पहले अवदान आएगा, तो बाकी देखो कौन से ऑप्शन आपके मैच नहीं हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर दो नंबर पर मैंने क्या बताया आपका, सी, धारणात्मक या स्मृति, मेमोरी। और तीन नंबर पर ए यानी उत्पाद, ठीक है। और डी पर कौन आएगा आपका, अभिप्रेरणात्मक यानी मोटिवेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। देखो चिन्ह गेस्टाल्टवाद प्रतिपादक के प्रवर्तक थे, कौन थे भाई चिन्ह गेस्टाल्टवाद के, बांडुरा थे, कॉलर थे, टोलमैन थे या वर्दीमल थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैक्स वर्दीमर। और इम्पोर्टेंट है, गेस्टाल्ट जो आपका गेस्टाल्टवाद है, बार बार पूछा जाता है किस शब्द से बना हुआ है या इनके प्रतिपादक कौन थे, मैक्स वर्दीमर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बांडुरा के बारे में अभी देखा है हमने, कॉलर के बारे में हमने अभी देख लिया, सूझ का सिद्धांत। देखो बांडुरा के बारे में हमने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कितनी बार रिपीट करवाऊंगा मैं आपको, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। अभी इसके 4 जो तत्व थे वो याद कर लेना, अवदान वाली। कॉलर का आपका सूझ का सिद्धांत, प्रयोग इस पर किया था आपका, चिंपैंजी पर, ठीक है, चिंपांजी या चिंपैंजी के ऊपर किया था। और वो आपका अभी एक क्वेश्चन आया था वो याद कर लेना। टोलमैन आपका नहीं है यहाँ पर, तो टोलमैन की बात करें तो टोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका, चिन्ह सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत। और टोलमैन की बात करें तो टोलमैन ने प्रयोग किस पर किया था आपके, प्रयोग किया था चूहे पर, किस पर किया था, चूहे पर। वहीं यहीं पर याद करो, चूहे पर अलग कौन थे आपके, एक स्किनर थे, स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था आपके, चूहे पर, ठीक है। तो याद करना, वाटसन ने भी किस पर प्रयोग किया था, वाटसन भी थे चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने भी। वाटसन ने चूहे पर किया, खरगोश पर किया, और आपके डॉल के ऊपर किया, जो डॉल होती है ना, डॉल छोटी गुड़िया ऐसी वाली आती है, ऐसी डॉल के ऊपर किया, ठीक है, किसने, वाटसन ने। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे चिन्ह भी याद करो आप साथ साथ ताकि आपको याद रहे और रिवीजन अच्छा हो। गेस्टाल्टवाद आ सकता है, गेस्टाल्ट जो आपकी मैक्स वर्दीमर थे आपके, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक थे आपके, प्रतिपादक। और गेस्टाल्टवाद की जगह क्या आ सकता है आपका, समग्रवाद भी आ सकता है, समग्रवाद ये भी आ सकता है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
टोलमैन ने अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस जानकारी के ऊपर किया, किस जानवर के ऊपर किया? देखो मैंने अभी बताया था, चिंपैंजी पर मैंने अभी बता दिया, किसने किया था? आपके कॉलर ने। और मैंने सभी बता दिया आपको, ये याद भी हो गया होगा आपको। चूहे पर किसने किया? आपके टोलमैन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्ली के ऊपर देखो 2 वैज्ञानिकों ने किए थे। बिल्ली पर कितने वैज्ञानिकों ने किए थे? 2। ये तो किसने किए थे? आपके गुथरी ने। और एक किसने किया था? आपके थॉर्नडाइक। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। गुड़िया के ऊपर देखो मैंने बताया था आपका, ये तो वाटसन था। ठीक है, वाटसन ने गुड़िया के ऊपर किया। एक वैज्ञानिक और थे गुड़िया के ऊपर, जिन्होंने डॉल के ऊपर किया था, बेबी डॉल के ऊपर। बांडुरा थे शायद, बांडुरा। ठीक है, वो भी याद कर लेना साथ में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। देखो 17 क्या आपका? देखिए 17 देखते हैं हम। देखो 17 आपका, अंशों के विषय को समझने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछता है। ये कथन 5E के लर्निंग मॉडल के किस क्रमिक चरण को दर्शाता है? किस क्रमिक चरण को दर्शाता है? देखो 5E, देखो ये आपका, ये तो रचनावादी है ना आपका, रचनावादी अधिगम। रचनावादी अधिगम से संबंधित आपका 5E। ठीक है, और ये आपके रचनावादी अधिगम से आपकी क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, अभी तक देखें हम, यहाँ से 2 पेज का ये पूरा सिद्धांत है रचनावादी अधिगम। यहाँ से हर बार मतलब 2 से 3 एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन हर बार। तो क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखो अन्वेषण, मूल्यांकन, विस्तार या व्याख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 विस्तार। ठीक है, वही बात करिए आपके 5E मॉडल किसने दिया था? आपके 5E मॉडल की बात करें हम तो ये दिया था आपका रोजर बायबी। ठीक है, 5E मॉडल किसने दिया था? आपके रोजर बायबी ने। और दूसरी चीज़ है, ये जो आपकी लर्निंग मॉडल है, ये आपके इंग्लिश में याद कर लेना भाई, इंग्लिश में याद करना। ये शब्द है 5, पांचों इंग्लिश में याद करना ताकि आपको ऑप्शन काटने में आसानी हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो 18 क्या आया था आपका? अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा। अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है, क्योंकि बार बार आपके ये फैक्ट क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन। तो जो नवीन सूचनाओं को बार बार दोहरा कर याद करता है, ये आपके निर्मितवादी विचार जो विचार है वो नहीं है। आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखिए, अधिगम एक सक्रिय अर्थ का निर्माण करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल राइट। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया का सुगम है, होता है, बिल्कुल राइट। अधिगम क्या होता है आपका? सामाजिक अंतःक्रिया का सुगम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 18 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। देखो सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे और प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर दो आप कमेंट के अंदर, ताकि आपको भी याद हो। नहीं की गई। देखो अधिगम परवर्ती संज्ञानात्मक होती है, बिल्कुल। गेस्टाल्ट जो गेस्टाल्टवाद है इन वैज्ञानिकों की थी बिल्कुल विशेषता। अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, नहीं। ये किसकी थी? आपकी व्यवहारवाद। यानी व्यवहारवादियों ने क्या किया था? रटने पर बल दिया था, रटने पर बल। वही आपके गेस्टाल्टवादियों ने किस पर दिया जोर? संज्ञानवाद पर, संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है, तो आंसर ये आपका गलत तो कौन सा हो गया? ये पूछा कि निर्धारित नहीं की। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, बिल्कुल राइट। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, ये भी विशेषता थी। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। जो सूझ है, सूझ के लिए समस्यात्मक जो परिस्थिति है का होना आवश्यक है, ये भी आपका राइट आंसर विशेषता हो जाएगी। सोच का सिद्धांत तो आपके कॉलर ने दिया था, पता है, गेस्टाल्टवादी थे वो भी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की। समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक है। देखो मैंने अभी बताया था आपको, समग्रता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके? कौन है बताओ? R.M. गेने, वर्दीमर एवं अन्य, B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। तो कौन है भाई? वह है आपकी मैक्स वर्दीमर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समग्रता बताया था ना मैंने अभी, गेस्टाल्टवाद, उसको बोलते समग्रता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 20 का। वही R.N. गेने आपके अधिगम सोपानी की। सोपानी की सिद्धांत दिया था। कितने सिद्धांत दिए थे इन्होंने? 8 बताए थे, 8 चरण।
आगे क्वेश्चन आएगा इनको उसको पढ़ लेंगे। BS अनुलोम आपका टेक्सोनोमी से संबंधित है ये आपकी, और ये आपकी टीचिंग मेथड में आप इसको पढ़ लेना BS अनुलोम को। BF स्कैनर आपने पढ़ी लिया, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गण्य द्वारा पदक अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? देखो मैंने अभी बताया था आपका अधिगम सोपानिकी, ये सिद्धांत किसने दिया आपके? गण्य ने, ठीक है। सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तो कौन सा हो जाएगा आपका सबसे उच्चतम? तो आपकी समस्या समाधान, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मैं बात करते हैं, देखो नीचे ऑटो अवस्था यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। अधिगम सोपानिक, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपके? गण्य, ठीक है, गण्य थे। प्रकार कितने बताए इन्होंने? 8 बताए। और इनकी पुस्तक कौन सी थी आपकी? पुस्तक भी पूछी जा चुकी है भाई, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो 8 प्रकार कौन कौन से बताए? देखो पहला प्रकार कौन सा था आपका? संकेत। दूसरा प्रकार कौन सा था आपका? उद्दीपक न अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। और तीसरा था आपका श्रृंखला अधिगम। चौथा कौन सा था आपका? शाब्दिक साहचर्य। पांचवा चरण कौन सा था आपका? विभेदन अधिगम। छठा कौन सा था आपका? संपर्त्य अधिगम, संपर्त्य अधिगम। सातवां कौन सा था आपका? सिद्धांत अधिगम। और आठवां कौन सा था आपका? समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो 1 2 3 4 क्रम है ये आपका नीचे से ऊपर, और सबसे निम्नतम स्तर कौन सा था? ये निम्नतम स्तर, और ये वाला था जो आपका उच्चतम स्तर, याद कर लेना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उच्चतम अवस्था है तो पूछी थी मैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम। देखो संकेत अधिगम जो गण्य की सीखने को सामान्यता जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अधिगम नहीं, शास्त्रीय अधिगम नहीं। सबसे पहले तो ये याद करो, आपका जो गण्य का जो अधिगम सोपानिकी का जो संकेत अधिगम है वो किस पर निर्भर करता है? आपका किस सिद्धांत पर आधारित है? वह सिद्धांत आधारित है आपके शास्त्रीय अनुबंधन पर, शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। और शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। और शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था? आपकी इवान पावलोव। और इसी शास्त्रीय अनुबंधन का अन्य नाम क्या था आपका? अन्य नाम देखो, याद करो आपका प्राचीन या परंपरागत, प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत। तो यहाँ पर देखो आपका उद्दीपन अनुक्रिया नहीं, श्रृंखला नहीं, परंपरागत संबद्धता से अधिगम, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसी सिद्धांत पर आधारित है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जो 23 के आपका
जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमनांतरण उसे उल्टे बाएं यानी उल्टे या बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। कौन सा? पार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है, उल्टा कहलाता है, या द्विपार्श्विक अधिगमनांतरण कहलाता है, या अनुक्रमिक अधिगमनांतर कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका स्थानांतरण? तो आंसर हो जाएगा आपका द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों हाथों से लिख रहे हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम। देखो, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिसने उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक और लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा। यही उदाहरण है आपके उद्दीपक सामान्यीकरण का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अभी मैंने पीछे क्या बताया था, देखो एग्जाम्पल आपको की बात करें हम, तो पीछे मैंने वाटसन का सिद्धांत बताया था। किसका बताया था? वाटसन का। और वाटसन का कौन सा? आपका अल्बर्ट वाला सिद्धांत बताया था। अल्बर्ट क्या करता था? अल्बर्ट के पास इसने खरगोश भेजा, सफेद खरगोश, ठीक है, सफेद खरगोश। और जो इनकी वाटसन की साथी थी रेने, ठीक है, इसने क्या निकाली? डरावनी आवाज निकाली। तो अल्बर्ट खरगोश से डरने लगा। और कालांतर में ऐसा अनुभव हुआ कि जो सफेद चीजों से सभी से वो डरने लगा, सफेद वस्तुओं से डरने लगा वो सभी को, अल्बर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वही आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? जो उद्दीपक सामान्यीकरण, जो हर चीज से डरने लग जाए, यानी उस कलर की सभी वस्तुओं से डरने लग जाए। तो इसमें वही एग्जाम्पल है। देखो, इसमें लाल गुलाब चुभा था और लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लग जाता है। तो उद्दीपक सामान्यीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बीएफ स्किनर बताया ना आपका, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर ने, और इसके अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकूलन तथा पुनर्बलन, अंतर्निहित योग्यताएं या परिपक्वता। तो 25 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलन तथा पुनर्बलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। पावलोव ने एक घंटी बजाई और उसके 2 मिनट बाद कुत्ते के सामने मांस की एक प्लेट प्रस्तुत की। यह व्यवस्था कहलाती है। देखो, 2 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 2 मिनट बाद। सहकालिक तो क्या होता है आपका? साथ साथ। सहकालिक तो क्या होता है आपका? साथ साथ। विलंबित अनुबंधन या अवशेष अनुबंधन, 2 मिनट के बाद दे रही है तो क्या हो जाएगा आपका? अवशेष अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पावलोव ने अनुबंधन की प्रक्रिया, यहाँ पर पढ़ लो इसको, मैंने बार पीछे बताया था ना क्वेश्चन। पावलोव ने अनुबंधन की प्रक्रिया, अनुबंधन की प्रक्रिया कितनी बताई थी? 4। कितनी बताई? 4। उसमें देखो 4 कौन कौन सी बताई थी? चार की बात करें तो दिख नहीं रहा। देखो 4 में देखो 2, पहले 2 कौन से बताए थे इन्होंने? एक तो अगरवर्ती अनुबंधन, और दूसरी 2 तो इंपॉर्टेंट याद रखो। दूसरी थी आपकी पश्चिमगामी अनुबंधन, पश्चिमगामी अनुबंधन, ठीक है। अब इस अगरवर्ती जो अनुबंधन है, इसमें इसने 3 और बता दी। इसको कितने भागों में बांटा? देखो 3 में। कौन कौन सी? आपका एक तो सहकालिक अनुबंधन, सहकालिक अनुबंधन। दूसरी कौन सी थी आपकी? विलंबित अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन। और तीसरी कौन सी थी आपकी? अवशेष अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन। तो ये चीजें आपको याद करनी है। पावलोव ने अनुबंधन की कितनी प्रक्रिया बताई आपकी? 4। 2 तो इंपॉर्टेंट कौन सी थी आपकी? अग्रवर्ती अनुबंधन, पश्चिमगामी अनुबंधन, यानी बाद में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा आपका, आगे देखना, यहीं पर याद कर लो। सहकालिक साथ साथ, विलंबित यानी 2 लेट हो जाना, यानी उसे विलंबित करना, यानी मांस का टुकड़ा न देना घंटे बजाने के बाद, और अवशेष 2 मिनट बाद उसे देना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, 26 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक C.L. हल से? तो C.L. हल हमने अभी देखा, किस कौन सा सिद्धांत था इनका? सिद्धांत कौन सा था भाई? इनका था आपका प्रबलन का सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, जिसे और किस नाम से जाना जाता है?
कमेंट में बताओ आप। अंतर्नोद, चेनिंग, मूल प्रवृत्ति। देखो मूल प्रवृत्ति तो किसी थी आपकी मैकडूगल। चेनिंग किसी थी आपकी बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, चेनिंग और आपका चेनिंग के साथ आपका शेपिंग भी आ जाए ना, शेपिंग की क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, ये बीएफ स्किनर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा कौन सा आपका अंतर्नोद। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 27 का। और अन्य किस नाम से जाना जाता है इसको, चालक न्यूनता का सिद्धांत। देखो भूल नहीं पाओगे, ऐसे विश्लेषण करोगे ना तो हर चीज़ आपको याद हो जाएगी, भूल नहीं पाओगे कि कितनी बार रिपीट हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा आपको। स्किनर के अनुसार वह जो जीव जो प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित है कहलाता है आपका सामान्यकृत पुनर्बलक, प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक, द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलक या प्राथमिक ऋणात्मक पुनर्बलक। तो 28 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस प्रकार के अनुबंधन में अनुक्रियाओं प्राणी के नियंत्रण, किस प्रकार के अनुबंधन में अनुक्रियाओं प्राणी के नियंत्रण में होती है और ऐच्छिक होती है। तो देखो आपका असार अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या प्रबलन अनुबंधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपकी सेकंड ग्रेड में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 29 का। तो देखो असार अनुबंधन, असार अनुबंधन में तो नहीं होती नियंत्रण और ऐच्छिक होती है। असार अनुबंधन की बात करें तो थॉर्नडाइक, कौन थे आपके थॉर्नडाइक। प्राचीन में कौन थे आपके पावलोव। और प्रबलन की बात करें तो स्किनर आ सकता है या हल आ सकता है। तो ये तीनों ही संबंधित नहीं थे इससे। तो आंसर बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1 नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है वाटसन तो क्या आपके व्यवहारवाद के जनक। तो पहले बता दिया आपको, यहाँ पर यदि आपको वहाँ पर याद है, पीछे याद है, तो आगे के 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि पीछे जो आगे के 30 क्वेश्चन है पीछे के 30 पर डिपेंड है। ठीक है, स्किनर, हल या फ्रॉइड। तो कौन सा नहीं है आपका, स्किनर भी है, व्यवहारवाद से हल भी है, फ्रॉइड नहीं है। कौन नहीं है आपकी, फ्रॉइड नहीं है। ठीक है, और किस दृष्टिकोण से थे आपके इन्होंने सिद्धांत, तो आपका मनोविश्लेषणवाद था, विश्लेषणवाद। और ये संबंधित किससे थे, मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है, मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो फ्राइड है आपके सिगमंड फ्राइड। पूरा नाम की बात करें हम सिगमंड फ्राइड। ठीक है, याद आ जाता है आराम से, थोड़ी देर क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो सब याद आ जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखो मैंने बताया नहीं बताया, IP पावलोव है, एक रूसी है, शरीर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या संरचनावादी। तो कौन हो जाएंगे फिर शरीर वैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। IP पावलोव कहाँ के थे, रूसी के थे, और 1904 में इनको क्या मिला आपका नोबेल भी मिला है, नोबेल भी मिला है। और सिद्धांत की बात करें तो इनका सिद्धांत कौन सा था आपका शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिक अनुबंधन भी बोल सकते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। कितनी बार रिपीट हो चुका होगा इसी पेपर के अंदर। तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत देखो निर्मितवादी अधिगम से संबंधित है। तो निर्मितवादी अधिगम से संबंधित है, देखो अनुकरण का सिद्धांत। तो ये तो किसने दिया था आपके बांडुरानी, एल्बर्ट बांडुरानी। पूरा नाम की बात करें हम तो एल्बर्ट बांडुरा। और किससे संबंधित है आपकी कमेंट में बताओ, ये कमेंट में। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो निर्मितवादी अधिगम ही है, निर्मितवादी आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है संज्ञानात्मक। ठीक है, तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। स्किनर का सिद्धांत कमेंट में बताओ फटाफट, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको ताकि आपको याद हो। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम। मैंने पहले बताया यदि 30 क्वेश्चन आपने अच्छे से किए हैं पहले की, तो आगे की 20 या 30 क्वेश्चन है आपकी साइकोलॉजी तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड है। इस टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो आपका 33वां क्वेश्चन क्या आपका, देखो 33वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम
में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये तो आप याद कर लेना, ये लाइनें बार बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो, अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतक हेतु पोषित करने में सहायता करता है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है, करता है। अध्यापक प्रामाणिक अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। कौन सी परिस्थितियां? प्रामाणिक अधिगम परिस्थितियां। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है, बिल्कुल करता है। अध्यापक देखो जटिल, देखो यहाँ पे ये शब्द पकड़ लो, यहाँ पर जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता नहीं, सुगम अधिगम वातावरण प्रदान करता है। तो गलत कौन सा जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4, 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। देखो, रॉबर्ट गेने, वापिस आ गया अपना रॉबर्ट गेने के अनुसार किस प्रकार की अधिगम में विश्लेषण, देखो विश्लेषण, तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। तो कितने बताए थे इन्होंने? 8 बताए थे। तो कौन सी में चिंतन की आवश्यकता कहाँ पर होती है? जब समस्या होती है। कहाँ पर होती है? जब समस्या होती है, वहाँ पर चिंतन होगा। ठीक है, वहाँ पर तर्क लगा सकते हैं हम, समस्या होगी अपने सामने तभी वहाँ तर्क लगा सकते हैं, चिंतन होगा। तो ऐसे ही याद किया करो। तो आंसर हो जाएगा, देखो समस्या कौन सी में? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और कौन सा स्तर आपका? उच्चतम स्तर, मैंने बता दिया था उच्चतम स्तर है। और निम्नतम स्तर कौन सा आपका? संकेत, निम्नतम स्तर। वही बात करें, जो आपका संकेत है वो किस पर आधारित है? आपके शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35 की। अधिगम अंतःकरण के समान तत्वों के सिद्धांत किसने दिया? देखो, अधिगम जो अंतःकरण है, यहाँ के जो 5-6 सिद्धांत है, शायद 5 या 6 सिद्धांत है, इनको याद कर लेना। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछता है तो इन सिद्धांतों से भी आता है आपका क्वेश्चन। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था भाई? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 35 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, स्किनर ने हमने देख लिया, स्किनर का कौन सा सिद्धांत था आपका? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। कॉलर का सोच का सिद्धांत। नया कौन सा आएगा आपका? लेव वाइगोत्स्की है यहाँ पर। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा था आपका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, देखो सभी सिद्धांत आपको याद हो गई, इसी क्लास के अंदर कम से कम 5 या 6 बार रिपीट हो चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वो कहलाता है, देखो पूर्व का अधिगम जो पहले ले लिया और जो नई परिस्थिति आती है और सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? शून्य अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्रिकेट वाला ले लो, क्रिकेट वाला पूछा जाता है आपका एग्जाम बार बार। जो जैसे क्या करता है, एक बॉलर है, ठीक है, वो बॉलर बेस्ट है और फिर वो आपका क्या करता है, आपके बेस्ट जो बैट कहता है, यानी बैट से खेलना प्रारंभ कर देता है और कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अधिगम ऋणात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या आपका? जो मान लीजिए हम खेल रहे हैं और फिर उसमें कमी हो गई, यानी दूसरा खेलने लगे और पहले वाले को भूल गए, उसको क्या बोलते हैं आपके? जो अधिगम का स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है? मानसिक अनुशासन। तो देखो यहाँ पर मानसिक अनुशासन सिद्धांत है, ये किसने दिया था आपकी? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपकी, अरस्तु ने। याद करना है भाई, इंपॉर्टेंट है सभी। तत्वों की विशेषता, ये कोई आपका अंतःकरण का सिद्धांत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। समरूप तत्व अभी देखा था हमने, पीछे का क्वेश्चन आया था आपका, थॉर्नडाइक। अर्थपूर्ण सामान्यीकरण, ये किसने दिया था आपके? चार्ल्स जूड थे ना आपका, चार्ल्स जूड। अर्थपूर्ण सामान्यीकरण सिद्धांत दिया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 का आया था आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आत्म संपर्क का निर्माण अधिगम है? आत्म संपर्क का निर्माण अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? कार्ल रोजर्स के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, रॉबर्ट गेनी के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो भाई कार्ल रोजर्स ही बचा था यहाँ पर, और इनके अलावा एक वैज्ञानिक और बच्चे सिद्धांत के अंदर। इस टेस्ट की बात बताऊँ मैं, इसके अलावा एक वैज्ञानिक बच्चे है जो है आपके आशुवेल शायद उनका भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो वही बच्चे, बाकी सारे सिद्धांत इस टॉपिक के अंदर आगे आ चुके हैं, इन क्वेश्चनों के अंदर आ चुके हैं। यदि आप देखें तो अधिगम का एक ही सिद्धांत नहीं बचा है, पूरे सिद्धांत इस टॉपिक के अंदर आ चुका है। इसके अलावा आपको एनालिसिस करने का और अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो यही बचेगा आपका। मैंने सोच रहा था ये क्यों नहीं आया कार्ल रोजर्स, तो आया गया कार्ल रोजर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भी।
देखो यहाँ पर बताओ, आप कमेंट में बताओ। या तो जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा था आपका? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। रॉबर्ट गेने का सिद्धांत कौन सा था आपका? अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का कौन सा था आपका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखो बुनर के रचनावादी सिद्धांत। देखो ये बुनर है, बुनर का सिद्धांत कौन सा आपका? रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना क्या कहलाता है आपका? निर्देशिक अधिगम, संप्रत्यात्मक अधिगम, अन्वेषण अधिगम या अभिकर्मिक अधिगम। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, अन्वेषण अधिगम। ठीक है, वही एक क्वेश्चन बता देता हूँ, पीछे मुझे याद आ रहा है। जो कार्ल रोजर्स है वो किससे संबंधित है? आपकी मानवतावाद से संबंधित है, मानवतावाद। और इन्होंने क्या कहा आपकी? कार्ल रोजर्स ने एक कथन भी याद आ रहा हूँ कि इन्होंने क्या है कि जो संज्ञानवाद है ना, सॉरी संज्ञानात्मक अधिगम है ना, अधिगम क्वेश्चन पूछा गया है आपका। संज्ञानात्मक अधिगम अर्थहीन है, अर्थहीन है। ये किसने कहा? आपकी कार्ल रोजर्स ने कहा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। 39 हमने कर ही लिया, अन्वेषण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। देखो रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रचनावाद वाला मैंने बता दिया, 2 ही पेज है और यहाँ से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पत्र का आता है। पीछे के एग्जाम देखिए तो रचनावाद से यदि मान लीजिए आपकी 13 या 14 एग्जाम हुई है अभी तक, तो उनमें से कम 6 या 7 में रचनावाद से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, अधिगम अनुभव पर आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिगम किस पर आधारित है? आपके अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें हम। देखो ये बच जाता आपका और आ गया यहाँ पर डेविड आसुवेल। उन्नत संगठक या अधिगम वर्दी के संगठन के लिए आयु ये मूलभूत धारणा थी डेविड आसुवेल की। किसकी थी? डेविड आसुवेल की। इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन पेज देख लिया हमने। बेंजामिन ब्लूम आपका टेक्सोनोमी से संबंधित है, आपकी टेक्सोनोमी। ये आपके जो आपकी शिक्षण मेथड है उनमें पढ़ लेना आपका। बेंजामिन ब्लूम बहुत अच्छा है। रॉबर्ट गेन ने अधिगम सोपानिकी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। बांडुरा, फिर से वो बांडुरा आ गया, के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? धारणात्मक, उत्पाद, अवधारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। तो 42 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अवधारणात्मक। और पहला कौन सा आ गया इनके? जो क्रम याद कर लेना भाई, मैंने वहां पर बताया था कि इनका क्रम याद कर लेना। बंडरा वाला जो 4 या चारों तत्व है इनका क्रम याद कर लेना, क्रम पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है आपकी। इजी पूछेगा तो क्रम पूछेगा इनका। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और क्रम आपको याद कर लो, यहाँ पर आपको क्रम कमेंट में कर दो सभी, कमेंट में क्रम लिखो इनका कौन सा आएगा सही, ताकि आपको भी याद हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 क्या है भैया आपका? अधिगम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखो अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है, बिल्कुल है। अधिगम किसका परिमार्जन है? आपका व्यवहार का परिमार्जन है। ठीक है, अधिगम व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से अर्जित प्रक्रिया। ठीक है, अर्जित प्रक्रिया यानी जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है। यानी जो आपका क्वेश्चन आया था, एक पीछे क्वेश्चन आया था ना मूल प्रवृत्ति वाला, मैकडोगल ने कितनी दी थी? आपकी 14 मूल प्रवृत्ति दी थी। देखो ऐसे याद होनी चाहिए, याद करोगे तो याद तो होंगे ही। तो आंसर क्या हो जाए? देखो इसमें तीसरा ऑप्शन देखो आपका, अधिगम में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। देखो छोटी सी गलती दे रखी है, अधिगम से में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत क्या होते हैं? आपके स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा इसका? आंसर 1 और 2 सही है। तो देखो उपयुक्त कथन देखते हैं, इसमें कथन दिए हैं, तो आपका 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और क्वेश्चन कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन नंबर 43 में पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या व्यवस्थापन की ही अधिगम है। देखो ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया रिपीट? आपको देखो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यदि वो परिभाषा याद थी वहां पर तो ये परिभाषा भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखो जहाँ पर उत्तरोत्तर शब्द आ जाए, अनुकूलन आ जाए और व्यवस्थापन आ जाए,
या सामंजस्य आ जाए, तो ये सभी किसकी आपकी स्किनर की। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वुडवर्थ की भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, क्रॉम्बे की भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। क्रॉम्बे की तो लास्ट टाइम पूछी गई है आपकी, लास्ट टाइम। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, 2 लाइन की, तो याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, कल मैं इसके दोबारा बता दूंगा ये, क्योंकि आप ये क्वेश्चन बचेंगे आपके, क्योंकि आज टाइम हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम परिपक्वता से अलग करती है? अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है, कौन सी विशेषता है? देखो इसमें पुनर्वलन का कोई स्थान नहीं होता, तो पुनर्वलन का कोई स्थान नहीं होता, यह तो नहीं करती। इसमें अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, यही अधिगम को आपका परिपक्वता से अलग करता है। कौन सा? क्योंकि अधिगम में अभ्यास एक महत्वपूर्ण है, और अभ्यास के बिना अधिगम भी संभव है, ये भी याद रखना। अभ्यास के बिना भी अधिगम संभव है, और अभ्यास के साथ से अच्छा अधिगम संभव है। नेगेटिव नहीं सोचना है, जो अधिगम के बारे में जो भी कथन पूछे वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव सोचना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है आपका? सामाजिक कारक नहीं है। देखो संवेदी क्षमता नहीं है, एक तो विद्यालय परिवेश, यानी विद्यालय में परिवेश करेगा तो अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक है, ये तो घर पर सीखता है बच्चा, फिर एक अधिगम सीखने यानी सीखने के लिए विद्यालय जाता है, तो ये तो करता है, ये तो है भाई। संवेगात्मक स्थिति भी नहीं है, तो देखो हमें क्या क्या पूछा? सामाजिक कारक नहीं है, तो संवेदी क्षमता और संवेगात्मक स्थिति सामाजिक कारक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ये देखो पावलोव का वापस आ गया। देखो पावलोव के सिद्धांत के अनुसार यदि कुत्ता किसी एक घंटे की आवाज पर लार स्रावित करता है, परंतु उसे मिलती जुलती आवाज पर लार स्रावित नहीं करना, क्या कहलाता है आपका? सामान्यीकरण, द्वितीय श्रेणी, अनुबंधन, विभेदन या विलोपन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का? विभेदन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या हो गया, वो ये तो उसी घंटे की आवाज़ पर लार स्रावित करता है, लेकिन उससे मिलती जुलती आवाज़ पर लार स्रावित नहीं करता, क्योंकि वो उसमें विभेदन कर लेता है कि वो उस घंटे की आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। चालक न्यूनता का सिद्धांत देखो कितनी बार बताती है पीछे, किसने प्रतिपादित किया? CL ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी तीनों के सिद्धांत कॉमेंट में करो भाई। जैसे आपका अल्बर्ट बांडुगर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, स्किनर का कौन सा था आपका? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, कॉलर का कौन सा था आपका? सूज का सिद्धांत। ठीक है, कमेंट में लिखो सभी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 49। यहाँ पर देखो मनोवैज्ञानिक एडविन गुथ्री आ गया, फिर वापिस सामीप्यता का सिद्धांत दिया था, अधिगम सामीप्यता का सिद्धांत। इन्होंने सीखने के प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं, सीखने के प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो ये तो आपका गलत है। गुथ्री के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं है, अपितु समीपता के आधार पर होता है। देखो यहाँ पर मध्य पुनर्बलन नहीं था, यहाँ पर शायद अनुबंधन था। अनुबंधन क्या कहता था आपका? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उद्दीपन अनुक्रिया का अनुबंधन पुनर्बलन से नहीं अपितु सामीप्यता से स्थापित होता है। ये आपका सही है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? सामीप्यता का आएगा, तो ये आपका गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। तो उपयुक्त में से असत्य कथन बताना है, तो एक नहीं, ये प्रतिस्थापन सामीप्यता को बोलते हैं ना, और मध्य पुनर्बलन हाँ सही, तो मध्य तो है, ये भी तो सही है, तो ये दोनों सही है आपकी भाई। एक मिनट, इसको दोनों सही होंगे आपके। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर देखो क्या आपका दोनों सत्य हैं, यहाँ पर मध्य या पुनर्बलन आ रहा है ना कि, ठीक है, ये भी सत्य है। और प्रतिस्थापन सामीप्यता को बोलते हैं, ये इसका प्रतिपादन किया था, बिल्कुल राइट है। तो उपयुक्त में से असत्य कथन, तो पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, तो देखो ऑप्शन है क्या? दूसरा। यहाँ पर पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं,
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था आपका? 49 का देखता हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। अनुबंधित स्वाभाविक उद्दीपक देने के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करना कहलाता है। देखो मैंने बताया था, ये आपके पावलोव ने 4 दिए थे आपके, उन्हीं से संबंधित है आपका। विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, पश्चिमगामी अनुबंधन, अग्रगामी अनुबंधन। तो पश्चिमगामी या अग्रगामी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमगामी अनुबंधन है। अवशेष बता दिया था मैंने, पीछे क्वेश्चन आ गया। विलंबित यानी लेट करना, अवशेष यानी 2 मिनट बाद देना, 2 मिनट बाद देना। क्वेश्चन आया था ना आपका पीछे, वही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आज के 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल आगे 10 है क्वेश्चन तो आपके साइकोलॉजी के वापस रह के वो करेंगे, और उन 10 के अंदर मैं आपको ये पूरा चीज़ें वापस रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे जो 50 क्वेश्चन है, 50 में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये तो 10 क्वेश्चन तो आपके साइकोलॉजी के मान लो, बाकी 30 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, यानी भूगोल के हैं, विश्व भूगोल। ठीक है, और इसमें कौन से आपके महासागर और महाद्वीप, महासागर व महाद्वीप। ठीक है, और फिर आपके जो आपके करंट के हैं, करंट के यानी रिवीजन हो रहा है आपका करंट। ठीक है, ये आपका लास्ट टेस्ट है ग्रुप बी का। इसके बाद आपका मेजर टेस्ट होगा, तो उसमें और सभी चीज़ें आपकी एनालिसिस हो जाएगी, यानी कितनी बार रिवीजन हो जाएगा आपका, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, खुद देख सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई कोई भी कमी हो, कुछ भी सुधार करना हो तो बेझिझक आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उसमें हम भी आगे सुधार करें, ताकि हमें भी पता चले, मुझे भी पता चले कि इसमें मुझे ये सुधार करना है। तो ये कमेंट में ज़रूर बताइए आप। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ अपनी इस क्लास को शेयर भी जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।